अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। यू की वैल्यू हमें ए से जे तक गिवन है और ए की वैल्यू सेट ए की वैल्यू ए से एच तक, और बी हमें कहाँ से कहाँ तक गिवन है, सी डी ई एफ और जे और ए की वैल्यू थी ए बी सी डी जी और एच। हमने इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करने हैं इन सेट्स के लिए। सेट ए बी के लिए डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है, उसके बाद वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। अब डी मॉर्गन्स लॉ कौन कौन से हैं? ये डी मॉर्गन्स लॉ दो लॉज होते हैं, एक ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आपने कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है, उसके बाद इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा लॉ क्या है इसका? यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। एक लॉ अगर आप याद कर लेंगे तो दूसरे में सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन को रिप्लेस करना है। ए यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो फार्मूलेज, दो लॉज आपने यहाँ पे वेरीफाई करवाने हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में दो फार्मूले, दो जो लॉ थे यूनियन और इंटरसेक्शन का, जो कम्यूटेटिव लॉ था वो वेरीफाई करवाया था। यहाँ पे अपने डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करवाने हैं, यानी ये दो लॉ वेरीफाई करवाने। उसके बाद वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो पहला लॉ डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करते हैं, उसके लिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी का आंसर निकालेंगे, उसके बाद उसके आंसर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और कॉम्प्लीमेंट कैसे आपने फाइंड करना है, जिस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट, तो उस वैल्यू को हम यू में से माइनस कर देते हैं। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम उसे यू में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम ए यूनियन बी को यू में से माइनस कर देंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए बी सी डी जी और एच। उसके बाद यूनियन, फिर बी की वैल्यू क्या है, सी डी ई एफ और जे। अब यूनियन करना है इन दो सेट्स का, और यूनियन में कौन सी वैल्यू आएगी, सारी वैल्यूज़ आएंगी लेकिन तरतीब के साथ। पहले ए है तो फिर ए, बी भी है, सी भी है हमारे पास, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, आई नहीं है और जे है हमारे पास। अब हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ये किसके इक्वल होगा, इसको हमें यू में से माइनस करना होगा। किसको, ये जो पूरी वैल्यू होगी जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, हम उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देंगे। तो इसलिए ए यूनियन बी को हमने यू में से माइनस कर दिया। तो पहले u माइनस ए यूनियन बी फाइंड करना, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की जगह पे u की वैल्यू क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। उसके बाद क्या है, माइनस लिखने के बाद ए यूनियन बी जो आपने अभी फाइंड किया ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब आपने दो सेट्स को माइनस कैसे करना है, पहले आपने पहले सेट की पहली वैल्यू को देखना है क्या वो दूसरे सेट में है। अगर वो दूसरे सेट में होगी तो वो आपने नहीं लिखनी, अगर वो दूसरे सेट में नहीं होगी तो फिर वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आएगी। पहले सेट की पहली वैल्यू को पकड़ें और उसको दूसरे सेट में चेक करें क्या वो उस सेट में है। जैसे ए को अगर हम देखें तो वो दूसरे सेट में है तो हमने उसको नहीं लिखना। फिर बी दूसरे सेट में है, सी को देखेंगे तो वो दूसरे सेट में है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है। आई को अगर हम देखें तो वो दूसरे सेट में नहीं है, तो इसलिए आई हमारे पास आंसर में आएगा। उसके बाद जे भी है तो इसलिए जे भी नहीं आएगा। पहले सेट की वो वैल्यू देखनी है जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरे सेट में कोई वैल्यू बच जाएगी ना, तो आपने दूसरे सेट की वैल्यू जो बच जाएगी वो नहीं लिखनी, जो पहले सेट में वैल्यू बच जाएगी यानी वो दूसरे सेट में मौजूद ना होगी वो आपने लिखनी है। जिन दो सेट्स को आप माइनस करेंगे, जो पहले सेट में वैल्यू बच जाएगी वो आपने कॉम्प्लीमेंट में लिखनी है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं।
राइट हैंड साइड वो क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों के आंसर्स को इंटरसेक्शन कर देंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ इक्वल टू यू की जगह पे यू की वैल्यू क्या हमारे पास, ए बी सी डी और ये कहाँ तक जा रही है, जे तक। उसके बाद माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी जी और एच। तो अब पहली वैल्यू को देखें, वो दूसरे सेट में है तो उसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू बी वो दूसरे सेट में है, उसको भी नहीं लिखेंगे। सी भी है, डी भी है, ई नहीं है तो ई आएगा हमारे पास। अब एफ़ को देखें तो एफ़ दूसरे सेट में नहीं है तो एफ़ भी आएगा। जी को चेक करेंगे तो जी भी है, एच को चेक करेंगे तो एच भी है दूसरे सेट में, आई को चेक करें तो आई नहीं है तो आई भी आएगा आंसर में, और जे को चेक करेंगे तो जे भी नहीं है हमारे पास। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, ई एफ आई और जे। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस बी। जिस वैल्यू का भी कॉम्प्लीमेंट, जिस सेट का भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको हम यू में से माइनस कर देंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस बी की वैल्यू। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो पहले हमने यू की वैल्यू लिख ली, फिर माइनस बी की वैल्यू लिख ली। अब हम पहले सेट की पहली वैल्यू को देखेंगे क्या वो दूसरे सेट में मौजूद है। तो ए को देखेंगे तो ए दूसरे सेट में नहीं है तो इसलिए ए आएगा, फिर बी नहीं है, बी भी आएगा, सी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, फिर जी नहीं है तो जी आंसर में आएगा, एच भी नहीं है, आई भी नहीं है और जे है तो फिर बस यहाँ तक आएगा। तो राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया, ई एफ आई जे। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई है, ए बी। अब इन दो सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यू आएगी, जो दोनों के पास होगी, जो सेम होगी, जो दोनों सेट्स में होंगी। ई सिर्फ एक सेट में है, एफ भी नहीं है, आई इसमें भी है और इसमें भी है तो इसलिए आई हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन में। और राइट हैंड साइड का भी आंसर आई आया था और लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर आई है, तो दोनों का आंसर सेम हो गया। तो इसका मतलब कि ए यूनियन बी यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। और यही तो हमने वेरीफाई करना था कि दोनों साइड्स बराबर है। डी मॉर्गन लॉ के दोनों लॉज को वेरीफाई करने का क्या मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमने फर्स्ट लॉ उसका प्रूफ किया, उसकी दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। नंबर 5 में हमने डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने थे, तो पहला डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गया है। पहला डी मॉर्गन लॉ क्या था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों साइड्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। अब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास सेट ए होगा, ये सेट बी और ये सेट यू होगा। यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखेंगे हम, जो सेट ए और सेट बी में कॉमन होगी, यानी दोनों के इंटरसेक्शन में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे। दरमियान में वो वैल्यू लिखनी है जो सेट ए और सेट बी दोनों में मौजूद है, यानी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे सेट ए की वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी जी, और की वैल्यू क्या है, सी डी ई एफ और जे। इन दोनों में कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सेम है, एक हमारे पास सी सेम है दोनों में और डी, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सी वैल्यू आ रही है, सी और डी। तो जो वैल्यू दोनों के इंटरसेक्शन में आएगी वो यहाँ दरमियान में लिखनी है। तो दोनों के इंटरसेक्शन में सी और डी आ रहा है। अब सी और डी लिखने के बाद सेट ए में कौन सी वैल्यूज़ बच गई वो यहाँ पर लिखेंगे, और सेट बी में कौन सी वैल्यूज़ बच गई हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। ये सी और डी तो हमने लिख लिया, क्या बच गया, ए बी जी और एच। ए बी जी और एच। सेट बी में हमने सी डी लिख लिया, उसके बाद क्या बच गया, ई एफ और जे। तो इसलिए सी डी लिखने के बाद सेट बी में क्या बच गया, ई एफ और जे। अब उसके बाद सेट ए और बी की वैल्यूज़ लिखने के बाद अब हमने देखना है सेट यू में जो वैल्यू बच जाएंगी वो यहाँ पर लिखनी है सेट यू में।
तो सेट ए में जो सेट ए और बी में हमने लिख ली हैं वो हमने यू में नहीं लिखनी। यहाँ पर देखें तो ए बी जी और एच लिख लिया, ए बी जी और एच ये लिख लिया हमने। उसके बाद ई एफ और जे, तो ई एफ और जे भी लिख लिया और फिर ये सी डी भी लिख लिया हमने, तो सी डी भी नहीं आएगा। अब इनके अलावा जो वैल्यूज़ यू में बच गई हैं वो वाली हम लिखेंगे। तो ये सारी तो कैंसिल हो गई, सिर्फ आई बच गया हमारे पास। दोबारा देख लेते हैं यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए से लेके जे तक। अब ये जो वैल्यूज़ हमने ए सेट और सेट बी में लिख ली हैं, उनके अलावा जो सेट यू में वैल्यूज़ बच जाएंगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो पहले ए बी जी और एच तो हमने लिख लिया है, तो ए बी जी और एच ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद सी डी भी हो गया, तो सी डी भी कैंसिल हो जाएगा और ई एफ जे भी लिख लिया है। तो इन वैल्यूज़ के अलावा जो वैल्यू यू में बचेगी वो हमने इस सेट में लिखनी है। तो इन वैल्यूज़ के अलावा क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ आई बच रहा है, इसलिए सेट यू में यहाँ पे आई आएगा। अब हमने इसको शेड भी करना है, और शेड कौन सा एरिया करना है आपने, जो इन दोनों का आंसर आया ना उस एरिया को आपने शेड करना है। तो दोनों का आंसर क्या आया था हमारे पास, आई लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल थी और इनका आंसर क्या था आई, तो इसलिए हम आई को शेड करेंगे। तो ये हमने आई को शेड कर दिया है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल थी, उनका आंसर क्या आया था आई, और जो उनका आंसर आएगा उस वैल्यू को आपने शेड करना है। तो उसका आंसर क्या आया था, आई आया था, इसलिए हमने सिर्फ आई वाले को शेड किया, इन वैल्यूज़ को शेड नहीं करना। इसका दूसरा ला है डी मॉर्गन ला का दूसरा ला, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जो है ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी जी और एच, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे, ये जे है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है हमने। इंटरसेक्शन के लिए दोनों वैल्यूज़ में वो लिखेंगे, दोनों वैल्यूज़ की वो वैल्यूज़ लिखेंगे, दोनों सेट की जो सेम होंगी। इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज़ आती हैं जो दोनों सेट में सेम होती हैं। अब इन दोनों में सेम कौन सी वैल्यू है, एक सी दोनों में है और डी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी और डी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी डी। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यानी इस वैल्यू को हमने यू में से माइनस कर देना है, यू माइनस जिस भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसे यू में से माइनस कर देना है। यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो उसे यू में से माइनस कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी और जे आ जाएगा। उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, सी और डी। अब हमने इन दो वैल्यूज़ को, दो सेट को माइनस करना है, और आपने इन दोनों को माइनस कैसे करना है, पहले सेट की पहली वैल्यू को देखना है, अगर वो दूसरे सेट में होगी तो उसको नहीं लिखना, अगर वो दूसरे सेट में नहीं है तो फिर उसको लिखेंगे। पहले सेट की वैल्यूज़ को बारी बारी चेक करेंगे, अगर वो दूसरे सेट में होंगी तो नहीं लिखेंगे आंसर में, अगर नहीं होंगी तो फिर वो आंसर में लिखेंगे। अब हम पहले सेट की पहली वैल्यू को पहले चेक कर लेते हैं, ए दूसरे सेट में नहीं है तो इसको लिखेंगे, फिर बी भी नहीं है तो बी भी आएगा, सी है तो सी नहीं लिखेंगे, उसके बाद डी है तो डी को भी नहीं लिखेंगे, ई नहीं है, फिर एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है। जो वैल्यूज़ नहीं होंगी पहले सेट की वैल्यू जो दूसरे सेट में नहीं होंगी वो लिखेंगे। उसके बाद एच भी नहीं है,
आई भी नहीं है और जे भी नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया है, ए बी ई एफ जी एच आई और जे, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों के आंसर को यूनियन कर देंगे। यूनियन में क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज़ को तरतीब से लिख देते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं दोनों सेट्स की वैल्यू को। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए के। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की जगह पे यू की वैल्यू लिखेंगे, पहले u की वैल्यू लिख ली, उसके बाद माइनस a की वैल्यू लिख ली। अब पहले सेट की वो वैल्यूज़ जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है वो लिखेंगे हम। जो पहले सेट की वैल्यूज़ दूसरे सेट में मौजूद होंगी वो नहीं लिखेंगे। पहले सेट की पहली वैल्यू को चेक कर लेते हैं, a तो वो दूसरे सेट में मौजूद है, ये नहीं लिखेंगे। फिर b भी मौजूद है, c भी है, d भी है और e दूसरे सेट में नहीं है तो e लिखेंगे। उसके बाद f भी नहीं है, g है तो g भी नहीं लिखेंगे, h है तो h भी नहीं लिखेंगे, i नहीं है तो i लिखेंगे, j भी नहीं है तो j लिखेंगे। उसके बाद हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, उस वैल्यू को u में से माइनस कर देना है। तो b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद b की। पहले u की वैल्यू लिख ली, उसके बाद माइनस b की वैल्यू। अब पहले सेट की वैल्यूज़ जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है हम वो लिखेंगे। a दूसरे सेट में नहीं है तो a लिखेंगे, फिर b नहीं है तो b लिखेंगे, c भी है, d भी है, e भी है, f भी है, g नहीं है तो g लिखेंगे, h भी नहीं है और i भी नहीं है, j भी है। तो अब हम a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो पहले a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे, वो थी हमारे पास e f i j। यूनियन b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, a b g h i। अब दोनों वैल्यूज़ का यूनियन लेना है हमने, यानी हमने तरतीब से लिख देना है। सबसे पहले a एक सेट में है तो लिख देंगे, किसी भी एक सेट में वो वैल्यू होगी तो वो यूनियन में आ जाएगी। b भी है, c नहीं है, d नहीं है, e है, f है, g भी है, h भी है और i और j भी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, a b e f g h i j, यानी c d के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ j तक थी हमारे पास। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आई है, वो भी c d के अलावा यानी सेम आ गई हैं दोनों, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। अब इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर u होगा, ये सेट a और ये सेट b। यहाँ पर वो वैल्यूज लिखनी है जो दोनों सेट के इंटरसेक्शन में आती हैं, यानी ये दोनों सेट में मौजूद हो। तो हमने पहले ये देखा था, जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की थी सेम वैल्यूज़ दरमियान में, उसके बाद सी डी सेम था तो यहाँ पे सी डी लिख दिया था। उसके बाद सी डी के अलावा जो सेट ए में वैल्यूज़ बच गई थी वो यहाँ पे लिख दी थी, सेट बी में जो बच गई थी वो यहाँ पे लिखी थी और उसके बाद यू में सिर्फ आई बचा था। सेम उसी तरह यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। लेकिन यहाँ पे कौन सा एरिया शेड होगा, जो इन दोनों साइड्स का आंसर होगा हमारे पास। तो इन दोनों साइड्स का क्या आंसर आया हमारे पास, ए बी ई एफ जी एच आई जे, यानी सी डी के अलावा ये सारा एरिया शेड होगा। सी डी को छोड़कर, तो सी डी को छोड़ के सारा एरिया शेड होना था, इसलिए हमने सी डी को छोड़ के बाकी ये सारा एरिया शेड कर दिया। जो आंसर आएगा इन वैल्यूज़ का सिर्फ वही वैल्यूज़ शेड होंगी, यानी इन दोनों साइड्स का जो आंसर आएगा वो वाली वैल्यूज़ शेड करनी है, उसके अलावा जो वैल्यूज़ बच जाएंगी उसको शेड नहीं करना। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने थे, तो डी मॉर्गन्स लॉ 2 थे हमारे पास, तो ये हमने दोनों डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई कर ली। उसके बाद उनकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी थी।